सो हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक टैक्स इनवॉइस डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स। टैक्स इनवॉइस डेबिट क्रेडिट नोट से रिलेटेड अमेंडमेंट्स हमें डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट अमेंडमेंट, स्पेशल प्रोविजन पर्टेनिंग टू टैक्स इनवॉइस for services by way of admission to exhibition of cinematographic films in a multiplex screen। वो जो हम मूवी देखने जाते हैं मल्टीप्लेक्स में, पीवीआर एंड ऑल दैट, उससे रिलेटेड बात हो रही है यहाँ। ठीक है, सबसे पहले अब मैं एक बार मेन बुक पे जाऊंगी। हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, आपको याद है, कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस का। A registered person shall issue consolidated invoice for such supply at the close of each day in respect of all supply where the value of supply of goods or services or both is less than 200। आप जो सर्विस दे रहे हो यहाँ पे या गुड्स दे रहे हो उसका वैल्यू 200 से कम है। रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, सामने वाला B2C सप्लाई हो रहा है, रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है और रिसिपिएंट को इनवॉइस नहीं चाहिए, रिसिपिएंट को इनवॉइस नहीं चाहिए। तो वो सारे केसेस में गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि कोई दिक्कत नहीं है, दिन खत्म होना है तो दिन के एंड में आप एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस बना सकते हो। इंडिविजुअल इनवॉइसेस बनाने की जरूरत नहीं है, इंडिविजुअल इनवॉइसेस बनाने की जरूरत नहीं। कब? जब 200 से कम है, रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है और उसे इनवॉइस नहीं चाहिए, उसे इनवॉइस नहीं चाहिए। अब अमेंडमेंट क्या आया बेटा? अमेंडमेंट ये आया कि रूल 46 हैज बीन अमेंडेड टू डिसअलाउ दिस ऑप्शन to a supplier engaged in making supply of service by way of admission to exhibition of cinematographic films in a multiplex screen। Similarly यहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई ये ऑप्शन किसको डिसअलाउ किया जा रहा है, ये जो मूवी थिएटर्स वगैरह हैं इन सबको ये ऑप्शन डिसअलाउ किया जा रहा है। A registered person who is supplying service by way of admission to exhibition of cinematographic films in multiplex shall be required to issue an electronic ticket। उनको यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं दिया गया है कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस का, उन्हें क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉनिक टिकट इशू करनी पड़ेगी हर एक को। The said electronic ticket is deemed to be tax invoice। और उस इलेक्ट्रॉनिक टिकट को क्या बोला जाएगा, it will be deemed to be tax invoice even if such ticket does not contain the details of recipient of service but contains other information as mentioned in rule 46। जरूरी नहीं है उसमें सारी इंफॉर्मेशन रहे, जरूरी नहीं है उसमें सारी इंफॉर्मेशन रहे। Moreover, supplier of such service in a screen other than multiplex screen has also been given to option to follow the above procedure। तो दूसरे लोग हैं जो मल्टीप्लेक्स स्क्रीन नहीं है, जो नॉर्मल स्क्रीन्स वगैरह होती हैं, उन्हें भी दिया गया कि चाहिए, आपको चाहिए तो ये आप ऑप्शन आप भी ले सकते हो। तो उन्हें कंसोलिडेटेड इनवॉइस नहीं बनानी, उन्हें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक टिकट इशू करी जानी है। तो यहाँ पे भी बेटा वही लिखा हुआ है, यहाँ पे जो यहाँ अमेंडमेंट है मैंने खाली मेन बुक रेफर की, यहाँ पे भी सबसे पहले कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस का प्रोविजन दिया हुआ है और अभी क्या अमेंडमेंट हुआ है वही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन करेंगे। क्लैरिफिकेशन इफ यू रिमेंबर हमने सप्लाई चैप्टर में भी पढ़ा था। सप्लाई चैप्टर में क्या पढ़ा था, क्लैरिफिकेशन किसका है, गुड्स एंड टेकन आउट ऑफ इंडिया फॉर एग्जीबिशन और कंसाइनमेंट बेसिस फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन। उसमें क्या बात हुई थी, बात ये हुई थी कि भाई ये सप्लाई नहीं है। क्यों सप्लाई नहीं था, क्योंकि कंसिडरेशन मिसिंग था। जब ये गुड्स हम लेके जा रहे हैं तब नो कंसिडरेशन, सो नो कंसिडरेशन नो सप्लाई एज पर 7(1) है। सप्लाई नहीं है तो जीरो रेटेड सप्लाई की बात ही खत्म हो गई। तो हमने वहां पे ये समझा था कि ना ये सप्लाई ना ये जीरो रेटेड सप्लाई। यहाँ क्या पढ़ेंगे, टैक्स इनवॉइसेस की, इसकी इनवॉइसिंग कैसे करना है हम ये समझते हैं। सो द एक्टिविटी ऑफ सेंडिंग टेकिंग द गुड्स आउट ऑफ इंडिया फॉर एग्जीबिशन और कंसाइनमेंट बेसिस फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन एक्सेप्ट व्हेन सच एक्टिविटी सैटिस्फाई द टेस्ट लेड डाउन इन शेड्यूल 1 ऑफ द CGST एक्ट डू नॉट कंस्टिट्यूट सप्लाई। ये हमने पढ़ा ऑलरेडी। एज द सेड एक्टिविटी डज नॉट फॉल अंडर सेक्शन 7 एज देयर इज नो कंसिडरेशन। नो कंसिडरेशन है तो नो सप्लाई, हमने ये समझा। The specified goods sent taken out of India are required to be sold or brought back। भाई गुड्स क्यों लेके गए हो बाहर, या तो बेचोगे, नहीं बिकेंगे तो वापस लेके आओगे। कितने दिन में, विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months, विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, एज हमने पढ़ा था सेक्शन 31(7) में। ठीक है, तो आपको गुड्स लेकर के आने हैं, कब तक के लेके आने हैं, 6 महीने के अंदर लेकर के आने हैं। अप्रूवल पे भेजा है फॉर एग्जाम्पल आपने गुड्स। अब आपके गुड्स 2-3 चीजें हो सकती है। आप गुड्स लेकर के गए फॉर एग्जाम्पल 100 क्वांटिटी, सारी की सारी 100 क्वांटिटी विद इन 6 months बिक गई। सेकेंड ये ऑप्शन हो सकता है कि कुछ भी नहीं बिका। थर्ड ये ऑप्शन हो सकता है कि भाई सेकेंड थर्ड मंथ में 100 क्वांटिटी में से 20 क्वांटिटी बिक गई, 80 क्वांटिटी बाकी है। ठीक है, इसमें से कोई भी चीजें हो सकती है। सो उस केस में टैक्स इनवॉइस कैसे इश्यू होगी, सप्लाई कब माना जाएगा हुआ है, ये सारी चीजें हम यहाँ समझेंगे। सो द सप्लाई वुड बी डीम्ड टू हैव टेकन प्लेस ऑन द एक्सपायरी ऑफ 6 months from the date of removal if the goods are neither sold nor brought back within the set period। अब ना गुड्स आपने बेचे ना आपने वापस लेकर आए, ना गुड्स आपने बेचे ना आपने गुड्स वापस लेके आए, तो उस केस में 6 महीना जैसे ही खत्म होता है, 6 महीना जैसे ही खत्म होता है तो क्या माना जाएगा बेटा, माना जाएगा कि सप्लाई हो गई है, सप्लाई हो गई है। इफ द स्पेसिफाइड गुड्स आर सोल्ड अब्रॉड, बेच दिए fully or partially within a specified period of 6 months,
पूरे के पूरी तरह या पार्शियली 6 महीने के अंदर। देन सप्लाई इज इफेक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वांटिटी सो सोल्ड, जो क्वांटिटी बिकी उसके लिए क्या मान लिया जाएगा, सप्लाई मान लिया जाएगा। ऑन द डेट ऑफ सेल, ऑन द डेट ऑफ सेल ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया 100 में से 20 क्वांटिटी बिक गई तो उस केस के क्या माना जाएगा, जिस दिन सेल हुई 3rd मंथ में उसी दिन मान लिया जाएगा कि ये सप्लाई हो गया और आप टैक्स इनवॉइस इश्यू कर सकते हो। Further, the sender shall issue a tax invoice in respect of quantity of specific goods which have been sold in accordance with the provisions contained in all these section 12 and section 31 of the CGST Act। यहाँ पे उसके हिसाब से आपको provisions के हिसाब से आपको tax invoice issue करनी पड़ेगी। When the specified goods sent taken out of India are neither sold nor brought back, ना बेचा ना वापस लेके आए, आपने गुड्स ना बेचा ना वापस लेकर आए, उस केस में either fully or partially within the stipulated period of 6 months, किस पीरियड में, स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ 6 मंथ में ना आपने बेचा ना वापस लेके आए, उस केस में क्या होगा, द सेंडर शेल इशू अ टैक्स इनवॉइस ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच क्वांटिटीज सो स्पेसिफाइड गुड्स which have neither been sold nor brought back in accordance with the provisions contained in section 12 and 31 of the CGST Act read with these rules। so 6 महीने खत्म हो गए, ना आपके गुड्स बिक रहे ना आप वापस लेके आए, अभी क्या करना, तो उस केस में गवर्नमेंट ने बोला एट द एक्सपायरी ऑफ 6 months आपने सेंडर को क्या करना है, टैक्स इनवॉइस इशू करनी है, टैक्स इनवॉइस इशू करनी। सिंपल से एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, ये आप एक बार रीड कर सकते हो, जैसा हमने डिस्कस किया वैसे ही ये एग्जांपल है, ठीक है। सो ये हमारा टैक्स इनवॉइस डेबिट क्रेडिट नोट के हमारे यहाँ पे अमेंडमेंट्स कंप्लीट होते हैं। कंटिन्यूएशन में हम अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स और ई वे बिल वाला जो चैप्टर था उसके भी अमेंडमेंट यहाँ पे है, हार्डली 1 अमेंडमेंट है, वो हम यहाँ पे कंटिन्यूएशन में डिस्कस करेंगे। वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल, आपको याद हो तो हमने पढ़ा था वैलिडिटी ई वे बिल की। In case of multi-modal shipment in which at least 1 lakh involves transport by ship, तो यहाँ पे मल्टी मॉडल शिपमेंट के केस में क्या रहेगा वो गवर्नमेंट ने यहाँ पे ऐड किया है। आपको याद है ई वे बिल की हमने वैलिडिटी डिस्कस की थी। सो रूल 138 सबसेक्शन रूल 10 of the CGST rules provides for validity of e-way bill for over dimensional cargo and for other than over dimensional cargo। over dimensional cargo जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, जो बड़े बड़े जैसे हम ट्रक्स वगैरह देखते हैं हाईवे पे वो होते हैं ओवर डायमेंशनल कार्गो, ठीक है। अब द सब रूल हैज बीन अमेंडेड टू प्रोवाइड वैलिडिटी ऑफ ई-वे बिल फॉर मल्टी मॉडल शिपमेंट के केस, मल्टी मॉडल शिपमेंट गवर्नमेंट ने ऐड किया यहाँ पे, इन विच एटलीस्ट 1 lakh इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्टेशन बाय शिप। सबसे पहले समझेंगे व्हाट डू मीन बाय मल्टी मॉडल शिपमेंट। It is the transportation of goods under a single contract, but performed with at least 2 different modes of transportation. Very simple, ठीक है। गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन है, एक ही कॉन्ट्रैक्ट है आपका, पर इसमें 2 चीजें इन्वॉल्व हो रही, 2 मोड्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसको बोलते हैं मल्टी मॉडल शिपमेंट। और यहाँ गवर्नमेंट किसकी बात कर रहा है, मल्टी मॉडल शिपमेंट इन विच एटलीस्ट 1 lakh इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्टेशन बाय शिप, कि भाई आपका जो गुड्स है ट्रेन से भी जा रहा है, शिप से भी जा रहा है, एयर से भी जा रहा है, शिप से भी जा रहा है, ऐसा कोई आपका कॉम्बिनेशन है, तो उस केस में वैलिडिटी क्या रहेगी ई-वे बिल की, वो बात होती है। तो हम देखेंगे वैलिडिटी जनरली अप टू 100 किलोमीटर्स, 100 किलोमीटर्स तक का क्या होता है वैलिडिटी, 1 डे होता है। इन केस अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो और मल्टी मॉडल शिपमेंट इन विच 1 lakh इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्टेशन बाय शिप, तो अप टू 100 किलोमीटर्स 1 डे होता है। उसके बाद एवरी 100 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ, फॉर एग्जांपल 120 किलोमीटर भी होता है तो 1 एडिशनल डे हो जाता है। तो 120 किलोमीटर्स के लिए क्या होंगे बेटा, 2 days रहेंगे, 2 days रहेंगे। अदर देन मल्टी डायमेंशनल कार्गो और मल्टी मॉडल शिपमेंट इन विच 1 lakh इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्टेशन बाय शिप, वो बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, तो उनके केस में क्या दिया है, उनके केस में 20 किलोमीटर्स के लिए 1 दिन दिया हुआ है। किस किस के लिए, एक तो ओवर डायमेंशनल कार्गो, एक सेकंड मल्टी मॉडल शिपमेंट इन विच 1 lakh इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्टेशन बाय शिप। उस केस में क्या है बेटा, 1 डे इन केस ऑफ ओवर डायमेंशनल कार्गो और मल्टी मॉडल शिपमेंट इन विच 1 lakh इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्टेशन बाय शिप। और फॉर एवरी 20 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ आफ्टर, उसके अलावा 20 + 20 + 20 ऐसा होता है, तब उस केस में 1 एडिशनल डे इन केस ऑफ ओवर डायमेंशनल कार्गो और मल्टी मॉडल शिपमेंट इन विच 1 lakh इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्टेशन बाय शिप, ट्रांसपोर्टेशन बाय शिप, तो उसके लिए क्या हो जाएगा बेटा, 1 एडिशनल डे हो जाएगा। सो जनरली क्या है ई-वे बिल की वैलिडिटी 100 किलोमीटर्स के लिए 1 डे, other than over dimensional cargo and multimodal shipment in which 1 lakh involves transportation of by ship. Next 100 kilometer और part thereof के लिए 1 additional day, 1 additional day in case other than over dimensional cargo or multimodal shipment in which at least 1 lakh involves transportation by ship. नेक्स्ट अगर बात करते हैं ओवर डायमेंशनल कार्गो या मल्टी मॉडल शिपमेंट के केस में क्या वैलिडिटी है, 20 किलोमीटर्स के लिए 1 डे, फॉर एवरी के 20 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ के लिए 1 एडिशनल डे, 1 एडिशनल डे, ठीक है। सो यहाँ पे ये हमारा अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स और ई-वे बिल से रिलेटेड सिर्फ एक ही अमेंडमेंट थे, टैक्स इनवॉइस के और अकाउंट्स रिकॉर्ड्स के अमेंडमेंट्स हमारे यहाँ कंप्लीट होते हैं ई-वे बिल के, आई मीन, ठीक है। सो फ्रेंड्स विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर फॉर दिस चैप्टर, थैंक यू।